ज़्यादा पहले की बात नहीं है, 18 के दशक की बात है कि पूरे यूरोप और अमेरिका में होम्योपैथी अपने बूम पे थी। क्योंकि तब के ज़माने में जो एलोपैथिक या ट्रेडिशनल मोड ऑफ द मेडिसिन अडॉप्ट की जाती थी वो बहुत क्रूअल और ब्रूटल था। यानी कि लिंचिंग, कटिंग, इस तरीके से जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम था उससे लोग घबराने लगे, परेशान होने लगे। वो ट्रीटमेंट का ऑथेंटिक तरीका नहीं रहा। ऐसे दौर में जब न्यू स्कूल ऑफ मेडिसिन, जिसे आप होम्योपैथी कहते हैं, वो तब के समय में न्यू स्कूल ऑफ द मेडिसिन थी। जिस तरीके से लोगों ने होम्योपैथिक प्रैक्टिस शुरू की और पूरे यूरोप और अमेरिका में होम्योपैथी एकदम अपने बूम पे थी। यही चीज़ इंडिया में भी हुई। अंग्रेज़ों के समय में कलकत्ता से जब होम्योपैथी शुरू हुई तो पूरे इंडिया में होम्योपैथिक इलाज को एक अच्छी जेंट्री अडॉप्ट करती थी। लेकिन देखिए समय बदला, और समय बदलने में ऐसा हुआ कि जो ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन थी, जो क्रूअल और ब्रूटल तरीका था, फिर दोबारा फ्लेयर अप हुआ और फिर समय शुरू हुआ साइड इफ़ेक्ट वाले ट्रीटमेंट का। होम्योपैथी का इस तरह से पतन, और या फिर कहें होम्योपैथी का इस तरीके से सेकेंडरी मतलब एक्सिलरी मोड ऑफ ट्रीटमेंट इसलिए बोला जाने क्योंकि कहीं ना कहीं होम्योपैथिक डॉक्टरों की भी गलती रही, जिसको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मॉडर्न मेडिसिन, जैसे आजकल की डेट में आप एलोपैथी कहते हैं, और या फिर जैसे हम कहें कि अपनी होम्योपैथी की भाषा में ओल्ड स्कूल ऑफ द मेडिसिन जो थी, उसने अपने आप को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया। नई नई रिसर्चेज हुई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना, उसमें ढेर सारे ड्रग प्रूविंग हुई, ट्रायल हुआ, और उसके बाद से सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड किया जाने लगा, और फिर उन्होंने एडवांस टेक्निक को अडॉप्ट किया, और आज की डेट में सबसे अच्छा वो लोग कर रहे हैं। होम्योपैथी में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हुआ, जिसकी वजह से होम्योपैथी इस पूरे फॉर्म में गई और जहाँ की हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसके बारे में आज का ये वीडियो है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बारे में होम्योपैथी से जुड़े ढेर सारे मिथ और ढेर सारे आपके कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि इससे होम्योपैथी के बारे में आपको कुछ नया जानने को मिलेगा, और शायद ये नयापन आपको होम्योपैथी की तरफ फिर दोबारा प्रमोट करे। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब के वीडियो में। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहे हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यूरोप से एक कहानी शुरू हुई कि होम्योपैथी एक प्लेसिबो साइंस है। ढेर सारे लोगों ने अपने ढेर सारे जस्टिफिकेशन दिए, लेकिन क्लियरली कोई नहीं बता पाया। अब किसी से ये बात समझाने की कोशिश कीजिए, भाई साइकोलॉजी जिसे आप समझते हैं वो भी एक प्लेसिबो ही है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए। क्यों आदमी के ब्रेन के अंदर उसके कॉग्निटिव बिहेवियर को और बाकी सारी चीज़ों को आप समझने की कोशिश करते हैं? कोई मतलब तो नहीं है इन सब चीज़ों का। क्या इसका ऑथेंटिफिकेशन आपने देखा है? नहीं। तो प्लेसिबो कहने वालों को हम लोग सही से समझा नहीं पाए। प्लेसिबो जिसे आप कह रहे हैं वो वास्तव में इनर सेंस ऑफ द एक मटेरियल है, जिससे हम मेडिसिनल क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं बाय सक्सेशन एंड पोटेंटाइजेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे साइलिशिया टैरा, यानी कि जिसे आप धूल कहते हैं, कहीं आपको घाव हुआ है, उस पर धूल इकट्ठा हो जाए तो वो बॉयल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, आपको फोड़ा बना देगी। लेकिन वही साइलिशिया टैरा जब होम्योपैथी में पोटेंटाइज फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं तो उससे फोड़े बहुत जल्दी सही होते हैं। दिस इज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपके समझने की ज़रूरत है। होम्योपैथी हमेशा इन वीवो और इन विट्रो का जो डिफ्रेंशिएशन है उसको समझाने की ज़रूरत रही है। हमें होम्योपैथी के एक्शन को समझने से पहले इन वीवो और इन विट्रो समझने की ज़रूरत है। इन वीवो ऑर्गेनिज्म के अंदर, इन विट्रो मतलब बाहर। ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होम्योपैथी काम करती है, ऑर्गेनिज्म के बाहर नहीं। किसी आप लैब में होम्योपैथी को नहीं समझ पाएंगे। सो दैट्स वाई इसकी जो प्रूविंग होती है वो ट्रू प्रूविंग है, इसके जो डेटाज हैं वो ह्यूमन प्रूविंग के हैं, और ये ज़्यादा ऑथेंटिक है इन कंपैरिजन टू जो एलोपैथी में आप चूहों पे, माउस पे या रोडेंट्स पे करते हैं या फिर एनिमल प्रूविंग करते हैं। सो दैट्स वाई होम्योपैथी एक वेल डेवलप्ड साइंस है, जिसमें खास करके जो डेटा बेस है हमारे मेडिसिन से रिलेटेड, उसकी प्रूविंग से रिलेटेड, वो ह्यूमन प्रूवन है। होम्योपैथिक इलाज में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है वो किसी डॉक्टर के द्वारा अपनी जो भी वर्क या जो भी प्रैक्टिस है उसका रिकॉर्ड न रखने की वजह से हुआ है। आज की डेट में मैंने ढेर सारे मरीजों को देखा, ढेर सारी बीमारियों को ठीक भी किया, लेकिन इसका यूज़ क्या हमारी आने वाली जनरेशन कर सकती है? क्योंकि यहाँ कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तो है नहीं। तो उसी तरह से उपेक्षा के शिकार, और ऊपर से और भी दिक्कत हो गई कि भाई हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट भी नहीं मिला, तो अपने खुद करना पड़ेगा। भाई क्या करना पड़ेगा?
करना ये पड़ेगा कि हमें अपने डेटाबेस को संभाल के रखना पड़ेगा, वही हमारी असली कमाई है। पिछले 14-15 सालों की प्रैक्टिस में वेरी फर्स्ट जो पेशेंट मैंने देखा था उसके भी रिकॉर्ड अभी तक मेरे पास हैं, वो किसी के काम आएंगे। धीरे धीरे मैंने अपने होम्योपैथी को डिजिटल फॉर्म में किया, क्योंकि हम सारे रिकॉर्ड को संभाल के रखते हैं। मैं खुद देखता हूँ कि आज से 1 साल पहले हमारी प्रैक्टिस का क्या पैटर्न था, आज क्या है और आगे क्या कर रहे हैं। तो हमें हमेशा अपने आप को रीवैल्यूएट करना पड़ेगा, रीमॉडिफाई करना पड़ेगा, ये समझने के लिए कि हमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है, स्टेशनरी है या फिर और आगे चल रहे हैं। इसके लिए बीमारियों को समझने की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट्स वाई डेटा का कलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और जितना ही आप डेटा को कलेक्ट करेंगे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में आएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है मरीज भी इस बात को समझे कि जितनी दवाइयाँ लेयर बाय लेयर दी जा रही हैं उसको भी संभाल कर रखें, और डॉक्टर भी इस बात को रखें, तभी जाके होम्योपैथी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो पाएगा। अदरवाइज़ कोई इसका दूसरा ऑप्शन नहीं, और होम्योपैथी में ऐसे ही चलता रहे। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैंने होम्योपैथिक डॉक्टरों में देखा है, या फिर जो ज़्यादातर प्रैक्टिस में मैंने देखा है, वो देखा इन्वेस्टिगेशन पता नहीं क्यों लोग करवाते हैं। इन्वेस्टिगेशन ज़रूरत है, नॉलेज ऑफ द डिजीज़ और सीट ऑफ द डिजीज़ बिना इन्वेस्टिगेशन के कैसे मालूम चलेगा? पैथोलॉजी कितनी डीपर है कैसे मालूम चलेगा? आप किसी के पेट दर्द का इलाज कर रहे हैं, ये तो मालूम होना ज़रूरी है ना कि पेट दर्द का कॉज क्या है, वो किस वजह से हो रहा है। पेट दर्द के कॉज में यदि उसको इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से आपको उसकी डाइट तो करेक्ट करना पड़ेगा ना। सो दैट्स वाई विदाउट कॉज जाने और विदाउट इन्वेस्टिगेशन के आप एक मरीज़ को यदि दवा भी देंगे सिम्टोमेटिक आराम देगा, मरीज़ ठीक नहीं होगा। सो दैट्स वाई ज़रूरी है कॉज जानने के लिए, और कॉज जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। इसीलिए हमें लगता है कि होम्योपैथी में एक डॉक्टर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, और उसको जो बाकी मेडिकल साइंस पढ़नी होती है वो एलोपैथी वाले डॉक्टर से ज़्यादा पढ़नी होती है। तो जब तक हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएंगे तब तक हमें मालूम नहीं चलेगा। यदि डॉक्टर नहीं करवाता है तो मरीज़ को खुद करवा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे मालूम तो चले कि कारण क्या है, किस वजह से दिक्कत हो रही है, और यदि कारण आपको मालूम चल जाएगा तो उसका इलाज भी संभव होगा। जो लोग बोलते हैं हम सिम्टोमेटिक बेस की दवा देते हैं, हमें इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं, गलत बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने क्लार्क की मटेरिया मेडिका नहीं पढ़ी है जहाँ पैथोलॉजिकल सिम्टम को लिखे हैं, बर्ड को नहीं पढ़ा है, और ढेर सारे ऐसे पैथोलॉजिकल सिम्टम वहाँ दिए हुए हैं जिसकी क्लियर कट मेडिसिन होती है। ऑर्गेनिक मेडिसिन ही सही लेकिन होती है। सो दैट्स वाई इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी नेसेसरी व्हेन एवर a doctor is going for a good practice in the curative mode. सबसे बड़ा धोखा जो होम्योपैथी डॉक्टर के साथ भी होता है और मरीज के साथ भी होता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द होम्योपैथी। धोखा ये होता है कि सिम्टम्स में आराम मिल जाना, लोगों को ये लगता है बीमारी ठीक हो गई, जबकि ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल हम आपको देके बता सकते हैं। किसी आदमी को सर में दर्द हुआ, वो कई तरीके का दर्द हो सकता है वो माइग्रेन का फंक्शनल पेन भी हो सकता है वो कोई ब्रेन का ट्यूमर ही रहा हो। लेकिन यदि हिस्ट्री लेने के बाद आपको मालूम चला कि ये पेन बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, तो एक इन्वेस्टिगेशन करवा के आप देख लीजिए। यदि कॉज जो है वो कोई बिनाइन ट्यूमर है तो आप उसका ट्रीटमेंट कर लीजिए, और इस तरह से ट्रीटमेंट करिए कि जो पैथोलॉजी है वो भी रिजॉल्व हो जाए। किसी आदमी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपने उसको दवा दे दी, उसको आराम मिल गया। आराम मिलने का मतलब यदि उसको ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोस्टैसिस या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव कोई भी पैथोलॉजी हो, या फिर आपको अस्थमा ही हो, तो ऐसे कंडीशन में जब तक आप एक्सरे नहीं करवाएंगे तब तक कैसे मालूम चलेगा। तो इन्वेस्टिगेशन टाइम टू टाइम सबसे ज़रूरी होती है, जिसके बिहाफ पे आप पता लगा सकते हैं कि बीमारी कम्प्लीटली ठीक हुई है कि बस कल जानने के लिए ठीक हुई है। तो ये सबसे बड़ा धोखा होता है कि सिम्टम्स में आराम को लोग बीमारी का ठीक होना समझ लेते हैं। सिम्टम में आराम इंडिकेट करता है कि बीमारी ठीक हो रही है, लेकिन कम्प्लीटली ठीक हुई है कि नहीं हुई है ये बिना इन्वेस्टिगेशन कैसे मालूम चलेगा। सो दैट्स वाई इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रीटमेंट एस्पेक्ट। और सबसे ज़रूरी चीज़ है सिम्टम्स के आराम को आप परमानेंट क्योर ना समझ लीजिए। सिम्टम्स में आराम मिलना बस ये इंडिकेट कर रहा है कि बीमारी ठीक हो रही है। जब तक आपको रीवेरीफाई ना कर लीजिए कि वो बीमारी ठीक हो, तब तक ट्रीटमेंट बंद करने का कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होम्योपैथी में लैकिंग का ये आ रहा है प्रैक्टिस में कि लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर नहीं करते हैं। क्यों? ऐसा थोड़ी है कि हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे तो हमारा मरीज किसी दूसरे को जाकर दिखाने लगे, ऐसा एकदम नहीं है। मरीज़ तो खुद बेचारा परेशान है, वो तो खुद किसी अच्छे डॉक्टर को ढूंढ रहा है। सो दैट्स वाई अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए। इसलिए शेयर करिए क्योंकि हो सकता है उस एक्सपीरियंस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके कोई और अच्छा कर ले। ये सारी चीज़ें हम कर किसके लिए रहे हैं? ये आखिर ह्यूमन वेलफेयर या सोसाइटी के लिए ही तो कर रहे हैं।
तो जब सोसाइटी के लिए हम अपना डिवोशन और डेडिकेशन दे रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस को जब तक हम शेयर नहीं करेंगे तब तक हमारा एक्सपीरियंस रिफाइन नहीं होगा। हो सकता है हमारा जो एक्सपीरियंस हो उसमें मॉडिफिकेशन की कुछ कमी हो और कुछ चीज़ें मॉडिफाई करने के बाद से हमारा एक्सपीरियंस जो होता है वो और बेटर तरीके से परफॉर्म करने लगे। सो दैट्स वाई किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर को अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए और वो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि आजकल की डेट की प्रैक्टिस में ढेर सारे मरीज़ तो गुमराह हैं। बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है ये डिसाइड करना कि कौन सा पर्टिकुलर केस किस डॉक्टर का है, कहाँ हम कंसल्ट करें और कहाँ हम ठीक हो जाएं। सो दैट्स वाई इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने के लिए शेयरिंग एस्पेक्ट ही तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। भाई हम टोटलिटी बेस के डॉक्टर हैं, मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं पूरा हेड टू टो देखता हूँ, ठीक है, इट्स ओके। हमारा एक्सपीरियंस किसी पर्टिकुलर चीज़ों में अच्छा है, इट्स ओके। लेकिन फिर भी यदि हम ये एक्सपीरियंस किसी दूसरे से शेयर करेंगे और हो सकता है उससे हमारी भी नॉलेज। सबसे बड़ा ड्रॉबैक होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ होता है प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता वो, पता नहीं हमें नहीं मालूम। वेरी फर्स्ट डे से हमारे गुरु ने हमसे बोला था कि बेटा प्रिस्क्रिप्शन देना, क्या दवा दे रहे हो इसे जानने का अधिकार पेशेंट को है, दिस इज द राइट ऑफ द इंफॉर्मेशन। सो दैट्स वाई ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। क्यों प्रिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी है ये भी हम आपको बताएं। प्रिस्क्रिप्शन देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पार्शियलिटी नहीं होती है, सारी चीज़ें ओपन प्लेटफॉर्म पे होती हैं। हमने क्या दिया ये मरीज़ के लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि मान लीजिए आपकी दवाइयों से हर आदमी नहीं सही हो जाएगा, जो सही हुआ वो ठीक, जो नहीं सही हुआ वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कम से कम किसी दूसरे डॉक्टर के पास जब वो प्रिस्क्रिप्शन लेके जाएगा तो उसे ये तो मालूम चलेगा भाई इन दवाइयों को देने के बाद से पेशेंट को आराम नहीं मिला, किस हिस्ट्री को सही तरीके से लेने की ज़रूरत है, और फिर जो दवाइयाँ सेलेक्ट करनी वो देखनी है इससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही, इससे हम आगे बढ़ें। मरीज़ को भी बात मालूम होता है कि हम किस पावर की दवा कब ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, इससे हमें क्या इम्पैक्ट हुआ, वो अपने एक्सपीरियंस को नए डॉक्टर से शेयर कर पाता है कि सर मैंने ये दवा ले ली, इससे हमें ये आराम था, ये दिक्कतें नहीं मेरी सही हुई। सो दैट्स वाई दो बातें होती हैं किसी को भी प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए, और सबसे पहली बात यह है कि किसी भी पेशेंट का राइट टू द इन्फॉर्मेशन, उसे जानने का पूरा अधिकार है उसे क्या दवा दी जा रही है। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यदि वो नहीं ठीक होता है तो कम से कम दूसरे जो फॉलोअप के डॉक्टर के पास जाएगा उसे बात मालूम चलेगी कि हाँ ये दवाइयाँ लेने से नहीं ठीक हुआ, अब हमें इससे आगे बढ़ना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जो होम्योपैथिक फील्ड में मैंने महसूस किया है। होता क्या है कि होम्योपैथी ने बहुत अच्छे डॉक्टरों को बहुत कुछ दिया, लेकिन बहुत सारे डॉक्टरों ने होम्योपैथी को कुछ नहीं दिया। मैं इस पर काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि और अच्छे तरीके से इस बात को समझा सकूँ और आगे आने वाले फ्यूचर के लिए एक नया रोड मैप तैयार कर सकूँ। न्यू मोड ऑफ द पोटेंसी का फॉर्मेशन। हमारे यहाँ 3 पोटेंसी मोस्टली यूज़ होती है, डेसिमल स्केल, सेंटीसिमल स्केल और 50 मिलीसिमल स्केल। यदि मास्टर हैंडमैन रहे होते तो हो सकता और भी नई पोटेंसी स्केल का फॉर्मेशन हुआ। होम्योपैथी का मेडिसिन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डायनेमाइजेशन है। जितना ही एक मेडिसिन को डाइल्यूट करके हम डायनेमिक फॉर्म में लाते हैं उतनी ही उस मेडिसिन की इफिकेसी बढ़ती है। इसीलिए कोई भी होम्योपैथिक दवा टंग से ही काम करना शुरू कर देती है, उसे नर्व रूट की एंडिंग की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कई होते हैं, आपको नहीं मालूम होगा, स्किन के थ्रू भी दवा का इनहेलेशन करवाया जाता है, मैंने करवाया है आईसीयू की सेटिंग के मरीज। आजकल की डेट में नए मोड ऑफ थेरेपी लोग लेकर हैं, ड्रग ट्रांसमिशन बाय हेयर, हमें नहीं मालूम उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में, लेकिन लोग कर रहे हैं। सो दैट्स वाई जो सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट है इस बात को जानने के लिए कि नई मेडिसिन का फॉर्मेशन और नए मेडिसिन की प्रूविंग होनी चाहिए और उसको डायनामाइज फॉर्म में होना चाहिए। जैसे स्टेरॉयड नुकसान कर रहा है, बहुत सभी लोग जानते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉयड चाहे कोई भी, बेटामिथासोन, बहुत ढेर सारी ऐसी ड्रग है। हम इस ड्रग को पोटेंटाइज करके यूज़ करके देखें, हो सकता है बहुत अच्छा काम करे, मैंने किया है, कार्डिसोन 6 का यूज़ करता हूँ मैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। डेक्सामिथासोन का इस्तेमाल कभी कभी मैंने किया, 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो जब तक हम लोग करेंगे नहीं तब तक इस बात को हमने नई मोड ऑफ द पोटेंसी बनाई है एक्स फॉर्म में, और 10m प्लस और +1 +2 +3 फॉर्म में। होम्योपैथी में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इंटरमीडिएट पोटेंसी नहीं बनती हैं, बनाना पड़ता है। इसीलिए होम्योपैथी में फार्मेसी हमेशा डॉक्टर के साथ जुड़ी रहती है। हम कितनी भी अच्छी दवा देते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दवाइयों का नाम तो दुनिया जानती है, लेकिन दवाइयों का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है, कौन सी एग्जैक्ट पोटेंसी किसी पेशेंट को सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देगी, ये डॉक्टर को मालूम होता है। उसके डिफरेंट पैरामीटर होते हैं, आने वाली वीडियो में कभी मैं बताऊँगा। सो दैट्स वाई ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी पोटेंसी किसको काम करेगी और उस पोटेंसी के फॉर्मेशन के लिए आप क्या करते हैं।
मैंने इंटरमीडिएट पोटेंसी यूज़ की, उसमें हमें बहुत ऑसम रिजल्ट मिले और इंटरमीडिएट हाई पोटेंसी में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैं ये फ्रैंकली बता सकता हूँ कि 14-15 सालों की प्रैक्टिस में होम्योपैथिक एग्रीवेशन बहुत मायनर रहा है। तो ये कुछ अमेंडमेंट करने होंगे, ये हमेशा करके देखना होगा। करके देखने में इसलिए हर्ज नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी बात है होम्योपैथिक मेडिसिन के कहीं दूर दूर तक साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। सो दैट्स वाई यदि न्यू मोड ऑफ या फिर न्यू मोड ऑफ पोटेंसी आप अडॉप्ट करते हैं, चाहे न्यू पोटेंसी स्केल को आप अडॉप्ट करते हैं, तो नो डाउट उसकी इफिकेसी बढ़ जाती है। सेंटिसिमल स्केल में आप 100 टाइम स्ट्रोक देते हैं, आप 1000 टाइम दीजिए और अच्छी इफेक्ट आएगी। नई पोटेंसी स्केल उसका नाम दे दिया जाएगा। होम्योपैथी में जितनी साइंस जुड़ी है उतनी ही आर्ट भी जुड़ी हुई है। सो दैट्स वाई यदि इसको आर्टिस्टिक साइंस वे में हम इम्प्लीमेंटेशन में लाते हैं तो ये बहुत औसम तरीके से काम करती है, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। होम्योपैथी बहुत डीपर साइंस है, एक ज़िंदगी इसके लिए कम पड़ जाएगी समझने में। हमारे गुरुजी ऐसा बोलते हैं और मुझे लगने भी लगा है कि यदि हम पूरी ज़िंदगी केवल डेडिकेट होकर होम्योपैथी के लिए काम करते रहें तो वो एक ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। इसलिए आगे वाली जनरेशन इसको रिसर्च को कैरी ऑन कर सके, इसलिए हमें सारे डेटाबेस उसके लिए छोड़ के जाने हैं। ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी बाकी सारे डॉक्टरों से भी कि वो अपने डेटाबेस को संभाल के रखें और किसी प्लेटफॉर्म पे चाहे किसी भी फॉर्म में उसे आप सिंक्रोनाइज करके रख लीजिए। वो आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत काम आएगी। स्पेशली आपने जब पिछले कोविड के पैंडेमिक देखे हैं, निपा वायरस को देखा आपने, तो ऐसे ढेर सारे इन्फेक्शन आने वाले टाइम में आएंगे जब मेडिकल सिस्टम क्रैश हो जाएगा और ये होम्योपैथी का डेटाबेस ही होगा जो उसको दोबारा ठीक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे कोविड में हमने डेटाबेस उठाया कहाँ से, जो पहला 90s 20s में जो वायरस आया था उससे, जिसे आज के डेट में लोग कॉमन कोल्ड कहते हैं। सो दैट्स वाई डेटाबेस इज़ वेरी नेसेसरी थिंग और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसकी प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट और उससे क्या हम समझ रहे हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज द ऑफ रोल वीडियो, लेकिन फिर भी नॉलेज के बढ़ाने के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथी।